Chapter 9 Biomolecules. In the previous video, we were discussing about proteins. Proteins के 4 structures हमने पढ़े, primary structure, secondary structure protein, tertiary structure protein and quaternary structure protein. प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोटीन में हमने पढ़ा कि ये अमाइनो एसिड्स से बनते हैं. जब अमाइनो एसिड्स एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो जाते हैं, एक चेन बना लेते हैं पेप्टाइड बॉन्ड से, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोटीन्स एक लीनियर चेन बनाते हैं अमाइनो एसिड्स की, और ये नॉर्मली नॉन फंक्शनल होते हैं, मतलब ये कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते. जब सेल स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं वो प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं. तो जो प्रोटीन सिंथेसिस होते हैं वो यही वाले प्रोटीन्स होते हैं, प्राइमरी प्रोटीन्स. तो ये सबसे पहला स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का और ये नॉन फंक्शनल होता है. कमिंग टू सेकेंडरी स्ट्रक्चर. सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन हाइड्रोजन बॉन्ड से बनता है. जब अमाइनो एसिड्स, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो, ज्वाइन हो जाते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड से, तो ये एक 3D स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम हेलिकल स्ट्रक्चर या फिर अल्फा हेलिक्स भी बोल सकते हैं. इसका एग्जाम्पल है केराटिन, जो कि हमको हेयर या नेल्स में मिलता है, और जो बॉन्ड्स इसके अंदर फॉर्म होती हैं वो होती है पेप्टाइड बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड. पेप्टाइड बॉन्ड इसलिए क्योंकि अमाइनो एसिड्स जो हैं वो पेप्टाइड बॉन्ड से ही फॉर्म हुए, और हाइड्रोजन बॉन्ड क्योंकि 2 अमाइनो एसिड्स के बीच में ये बॉन्ड बन रही है. अब ऐसा नहीं है कि ये एक ही प्रोटीन के 2 अमाइनो एसिड्स के बीच में बन सकती है बॉन्ड. ये 2 अलग अलग प्रोटीन के बीच में भी बॉन्ड बन सकती है, जैसे कि आप थर्ड डायग्राम में देख सकते हो. ऐसे स्ट्रक्चर को हम बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर बोलते हैं, और इसका एग्जाम्पल है सिल्क फाइबर. सिल्क फाइबर में 2 प्रोटीन्स के अमाइनो एसिड्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है. नाउ कमिंग टू टर्शरी स्ट्रक्चर. टर्शरी स्ट्रक्चर में हमने ये पढ़ा था कि 3 अमाइनो एसिड्स की चेन होती है, 3 प्रोटीन स्ट्रक्चर्स होते हैं. इसकी वजह से ये स्ट्रक्चर एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर की तरह दिखता है. अब क्योंकि ये स्ट्रक्चर इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है तो ये स्पेसिफिकली फंक्शनल प्रोटीन्स होते हैं, और जो बॉन्ड इनके बीच में बनती है वो बनती है पेप्टाइड बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, और एक और बॉन्ड ऐड हो जाती है इसमें, आयोनिक डाइसल्फाइड बॉन्ड. पेप्टाइड बॉन्ड इसमें भी इसलिए क्योंकि अमाइनो एसिड्स एक दूसरे के साथ ज्वाइंट होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड के साथ. हाइड्रोजन बॉन्ड इसलिए क्योंकि 2 प्रोटीन्स के अमाइनो एसिड्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जिससे कि वो स्ट्रक्चर साथ में आ जाते हैं. हाइड्रोजन बॉन्ड क्या करता है कि 2 अमाइनो एसिड्स को साथ में लाता है. अमाइनो एसिड्स कम क्लोज बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड. एंड थर्ड बॉन्ड आयनिक डाइसल्फाइड बॉन्ड, क्योंकि इनके डाइसल्फाइड जो होते हैं इनमें प्रेजेंट अमाइनो एसिड्स के ऊपर जो सल्फेट ग्रुप प्रेजेंट होते हैं उनके आयंस में भी बॉन्डिंग होती है. टर्शरी स्ट्रक्चर से ही मिलता जुलता होता है फोर्थ स्ट्रक्चर, दैट इज क्वाटरनरी स्ट्रक्चर. क्वाटरनरी स्ट्रक्चर का डायग्राम आप बोर्ड पर देख सकते हो. इसमें 4 अमाइनो एसिड्स की चेन बनती है, जिसमें से 2 बीटा चेन होती है और 2 अल्फा चेन. इसका एग्जाम्पल है हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन का जो ग्लोबिन पार्ट है वो प्रोटीन होता है, और ये स्पेसिफिकली फंक्शनल होता है क्योंकि ये भी आप देख सकते हो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर की तरह दिख रहा है. इसमें भी सेम टर्शरी स्ट्रक्चर जैसे ही बॉन्डिंग होती है, पेप्टाइड बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड और आयोनिक डाइसल्फाइड बॉन्ड. ओके. After the completion of proteins, now let's talk about nucleic acids. न्यूक्लिक एसिड्स न्यूक्लियोटाइड्स के पॉलीमर्स होते हैं. ये मतलब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स जब मिल जाते हैं तो वो न्यूक्लिक एसिड्स बनाते हैं. ये 3 चीज़ों से बने होते हैं, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजन बेसिस और फॉस्फोरिक एसिड्स. तो ये तीनों इनके कॉम्पोनेंट्स होते हैं. पेंटोज शुगर 2 टाइप की होती है, राइबोज शुगर और डीऑक्सी राइबोज.
ये 5 कार्बन शुगर रिंग है। इसका मतलब इसके स्ट्रक्चर में 5 कार्बन्स होते हैं। ये इसका स्ट्रक्चर एक रिंग जैसा स्ट्रक्चर होता है, उनमें 5 कार्बन्स प्रेजेंट होते हैं। 5th कार्बन जो है वो कार्बन नंबर 4 के साथ ही अटैच्ड होता है, लेकिन वो रिंग के बाहर होता है। ठीक है, इतना समझ में आया। इसके बाद फंक्शनल ग्रुप, इस पर 2 फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, C2 कार्बन पर और C3 कार्बन पर, मतलब कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 पर HOH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, जो कि फंक्शनल ग्रुप्स हैं। कार्बन नंबर 1 पर भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है, HOH। तो 3 कार्बन हमारे पास ऐसे हैं जिनके ऊपर फंक्शनल ग्रुप्स हैं, C1, C2 और C3। कार्बन नंबर 4 पर सिर्फ एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, तो हम सिर्फ एक H लिखते हैं। कार्बन नंबर 5 पर H2OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, और क्योंकि ये रिंग 5 कार्बन्स और एक O2 आयन से मिलकर बनी है, तो इसको हम बोलते हैं फेरिनोस रिंग। ओके, समझ आया ये रिंग स्ट्रक्चर? ये राइबोज पेंटोज शुगर का रिंग स्ट्रक्चर है, जिसमें एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, मतलब 2 O इसमें प्रेजेंट होंगे, और इसमें 5 कार्बन्स प्रेजेंट है, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4 एंड कार्बन 4 से ही अटैच्ड है कार्बन 5, लेकिन कार्बन 5 जो है वो रिंग के ऊपर है। कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 पर HOH प्रेजेंट है, जो कि फंक्शनल ग्रुप्स हैं। इसके अलावा कार्बन नंबर 4 पर सिर्फ एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इसलिए हमने H लिखा है। कार्बन नंबर 5 पर H2OH प्रेजेंट होता है। ओके, और क्योंकि ये रिंग 5 कार्बन से बनी है और इसमें एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, तो इस रिंग को हम बोलते हैं फेरिनोस रिंग। अच्छा, इस रिंग में जो H है वो तो आप समझ ही गए हो कि हाइड्रोजन को डिनोट कर रहा है। इस रिंग में जहां पर भी OH है वो हाइड्रोक्सिन ग्रुप है, तो ये हो गया राइबोज शुगर। नाउ वील टॉक अबाउट डीऑक्सीराइबोज शुगर। राइबोज शुगर और डीऑक्सीराइबोज में सिर्फ इतना ही डिफरेंस होता है कि OH फंक्शनल ग्रुप रिप्लेस हो जाता है सिंपल H के साथ। कार्बन नंबर 2 पर आप देख सकते हो, पहले OH ग्रुप था, अब सिर्फ H रह गया है, तो जो OH ग्रुप है वो रिप्लेस हो गया है सिंपल H के साथ। लेकिन ये इतना सा डिफरेंस बहुत मैटर करता है जब एक DNA मॉलिक्यूल बनता है, क्योंकि जितने ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप किसी मॉलिक्यूल में होंगे वो उतना ही ज़्यादा रिएक्टिव होगा। आप देख सकते हो रिंग स्ट्रक्चर पे सिर्फ एक ही फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, राइबोज शुगर में 2 फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट थे, इसीलिए राइबोज शुगर ज़्यादा रिएक्टिव मॉलिक्यूल था। डीऑक्सीराइबोज शुगर कंपैरेटिवली कम रिएक्टिव होता है, क्योंकि उसमें सिर्फ एक ही फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है। अब मेन डिफरेंस पे आता है कि मेन डिफरेंस क्या होता है डीएनए मॉलिक्यूल में। डीएनए मॉलिक्यूल मींस डीऑक्सीराइबोज, ओके, उसमें एक ही फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो वो कम रिएक्टिव है और ज़्यादा स्टेबल है। जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसको स्टेबल होना पड़ता है रिएक्टिव होने से ज़्यादा। तो जब जेनेटिक मटेरियल स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि डीएनए मॉलिक्यूल रिएक्टिव नहीं है, तो एक डिफरेंस तो ये है। और आरएनए जो होगा, आरएनए ज़्यादा रिएक्टिव होगा, इसीलिए जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डीएनए में प्रेजेंट होता है। ठीक है, समझ में आ गए दोनों राइबोज और डीऑक्सीराइबोज। नाउ वील मूव टू अनदर कॉम्पोनेंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स, दैट इज नाइट्रोजन बेसेस।